सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप सो आप लोग का टेस्ट बहुत अच्छा गया एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग के शायद मार्क्स अच्छे आए होंगे। ठीक है, तो चलो डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन। और हालांकि क्वेश्चन बहुत नॉर्मल नॉर्मल था, बिलो एवरेज पेपर था मेरे हिसाब से। तो बहुत अच्छे, कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन भी नहीं था, ट्रिकी क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी पे बेस्ड थे, तो जो बच्चे एनसीईआरटी लाइन पे लाइन पढ़ा होगा अच्छे स्कोर किया होगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है? टू सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट आर मिक्स्ड इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, 480। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 46 था। ये सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड था, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो अगर आप इसको ऐसे करोगे तो 1.5 इंटू 480 प्लस आपका 1.2 इंटू 520 और टोटल वॉल्यूम कितना आ जाता है 1000। तो आप इसको ऐड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.344 मोलरिटी आएगी। ठीक है, तो 46 आपका हो गया। 47 क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सॉल्यूशन, फॉल्स स्टेटमेंट है। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ऑब्वियस 47 का आंसर भी क्या है? सेकंड है। ठीक है, 48 नंबर देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C6। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट C6H6 का दिया है, CH3OH का दिया है, C6H6NH2 का दिया हुआ एंड C6H5NO2 का दिया हुआ बॉइलिंग पॉइंट। तो बोला किसमें से हाईएस्ट वेपर प्रेशर किसका ज्यादा हो? सिंपल सा फंडा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो सबसे ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जिसका सबसे कम होगा उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका? CH3OH का है, तो वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा इससे का होगा। तो ऑब्वियस 48 का आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। ठीक है, 49 नंबर का बोलते हैं। 49 नंबर है, द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड कैन बी मेजर्ड। ठीक है, अब किसी भी हाईएस्ट टेम्परेचर पे 49 नंबर पे देखो, हाईएस्ट वेपर प्रेशर आपको किस टेम्परेचर पे मिलेगा? ऑब्वियस बात है, आपको याद है मैंने एक मेथड बताया था कि जब इनिशियली 10th वो आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो टी बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, मतलब बॉईल होना चालू कर रहा है 10 सेकंड पे, तो 0 से लेकर 9 तक क्या होगा? उसका पार्शियल प्रेशर ही होगा। पार्शियल प्रेशर ही किसी का हाईएस्ट वेपर प्रेशर होता है। और आपको किसी भी हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कैन बी मेजर्ड, दैट्स किसी भी लिक्विड का हम हाईएस्ट वेपर प्रेशर उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ही मेजर कर सकते हैं। तो ऑब्वियस मतलब 49 का आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। 49 का आंसर थर्ड होगा। ठीक है, इफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर मोर देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट मतलब AA, सॉल्वेंट सॉल्वेंट मतलब BB और सॉल्यूशन AB। और क्या बोल रहा है कि अगर AB इंटरेक्शन इज ग्रेटर, AB इंटरेक्शन बड़ा हो गया AA और BB से, AA और BB से इंटरेक्शन ज्यादा हो गया मतलब वॉल्यूम घट जाएगा। देखो डेल्टा, अगर AB इंटरेक्शन ज्यादा हो चुका मतलब उनके बीच में बॉन्ड बने होंगे, और बॉन्ड बने होंगे तो मतलब क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन होगा, क्योंकि वॉल्यूम घट जाएगा। अगर ये इंटरेक्शन छोटा होता था मतलब ये रिपल्सन होता था, इसका मतलब ये होता था पॉजिटिव डेविएशन था। मैं बोल सकता इट्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। 50 का आंसर 3 हो जाएगा। 51, और अब देख लो बिल्कुल थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है और बिल्कुल प्योर नीट के लायक पेपर था ये। ठीक है, 51 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सॉल्यूशन शोइंग अ पॉजिटिव डेविएशन। ओके, पॉजिटिव डेविएशन शो करने के लिए आपके चार कौन से क्राइटेरिया थे? अगर मैं बात करूं 51 में पॉजिटिव डेविएशन क्या क्या होता था? पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा H मिक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डेल्टा V मिक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डेल्टा S मिक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बट डेल्टा G मिक्सचर क्या रहेगा? हमेशा ये लेस देन 0 रहेगा। इसमें से कौन सा है ना? 3 4 गलत हो गया है। वेपर प्रेशर ऑब्जर्व लेस देन तो होगा ही नहीं रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है P ऑब्जर्व जो रहेगा वो भी क्या नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस है P कैलकुलेटेड से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, बचा एक ही ऑप्शन, मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप्स आर फॉर्म। और ये आपको दिख भी रहा है कि मान लो अगर ग्राफ ऐसा है कुछ आपका और ये कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर इस, यही तो आपको क्या देता है? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोट्रोप देता है ना, इस पॉइंट पे आपको वही चीज है 51 का सेकंड। ठीक है, इफ C2H5OH and H2O is an example of non ideal सॉल्यूशन। ठीक है, ऑब्वियस आता है पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ होगा, तो देखने से समझ में आ रहा है ग्राफ 1 तो हो नहीं सकता, लीनियर हमेशा आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है। 3 और 4 गलत इसलिए कि फोर्थ ऑब्वियस से बात है सारे के सारे इसमें क्या है? नीचे वाले कर्वेचर सारे के सारे। देखो 3 और 4 गलत क्यों है? 3 और 4 में क्या है? ये तो सही है,
लेकिन ये बाकी के नीचे उन्होंने कर दिए, तो ये गलत हो गया 3। 4 नंबर गलत क्यों है? 4 नंबर कैसा दिया उन्होंने? ओके, इन्होंने ऐसा दिया हुआ, ठीक है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो नहीं कर सकता। तो आपको एक एग्जांपल बता, 52 का 2 बचेगा, ठीक है। 53, इफ P नॉट एंड P आर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, ठीक है, देन N1 N2 आर द मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो आप क्या होता है ना कि इसमें जनरली बच्चा गड़बड़ा जाएगा, और इसमें देखो क्या होता है, किसी का भी वेपर प्रेशर, रॉड्स लॉ क्या बता, रॉड्स लॉ कहता था कि किसी का भी पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड के। तो मुझे मान लो सपोज करो Pn, ठीक है, मतलब P ऑफ सॉल्वेंट मुझे निकालना है, P ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, आर द वेपर प्रेशर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा था, याद है? हां, बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। इसका मतलब ये होगा कि P बराबर क्या होगा? P नॉट N2 बाय N1 प्लस N2। ऑप्शन क्या होगा? बी। हालांकि नहीं दिया था मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि देखो तीसरा ऑप्शन हो नहीं सकता, फर्स्ट ऑप्शन हो नहीं सकता है, ठीक है, और ऑप्शन 4 ऑलरेडी गलत है। पी नॉट कभी भी इधर राइट हैंड साइड में नहीं आता, पी नॉट हमेशा पी नॉट कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आ सकता, पी नॉट हमेशा राइट हैंड साइड में आएगा। तो तीन ऑप्शन तो आपको देखने से गलत लग रहे हैं, ऑप्शन सेकंड आपका मोस्ट प्रोबेबली सही आंसर था, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर डायपोल डायपोल एज मेजर इंटरेक्शन, तो ऑब्वियसली बताइए, अपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपने बहुत अच्छे से किया होगा। इसका डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आपका एक ही चीज देता है, CH3 एसीटोनॉल एसिनाइट्राइल, ठीक है, CH3CN आपका ये क्या देते हैं? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन देते हैं, ठीक है। 54 का थर्ड आंसर ऑब्वियसली करेक्ट है, ठीक है। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन विद P नॉट A ग्रेटर देन P नॉट B, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे से घुमाया, ठीक है। कोई सॉल्यूशन है जिसमें P नॉट A इज ग्रेटर देन P नॉट B, तो यहाँ पे जो वेपर बनेगा, ठीक है, यहाँ पे किसका फ्रैक्शन ज्यादा होगा? इसमें XA का फ्रैक्शन ज्यादा होगा XB से, वेपर के फॉर्म में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे XB ज्यादा होगा XA से, क्योंकि ये ज्यादा उड़ जाएगा, ये ज्यादा उड़ जाएगा लिक्विड में, ठीक है। तो लिक्विड में तो क्या होगा? B का ज्यादा होगा, बट वेपर में किसका ज्यादा होगा? A का ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात, आप थोड़ा सोचिए, जिसका ज्यादा वोलेटिलिटी नेचर है वो उड़ने की टेंडेंसी क्या रखेगा? थोड़ा ज्यादा रखेगा। तो ऑब्वियस सी बात, इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबली आंसर होगा 3 आंसर। हालांकि उसने B से कंपैरिजन नहीं किया, तो हम एक एक फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो वेपर का ज्यादा होगा ऑलवेज लिक्विड से, तो ये तो सही आंसर है, ठीक है। 55 का 3, ठीक है, 55 का 3 आंसर करेक्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट 56 की बात करते हैं। An azeotropic mixture of two liquid has a boiling point lower than either. An azeotropic mixture boiling point has lower than either shows negative deviation, positive deviation, ठीक है। अगर कभी नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, मान लो ये पहला बॉइलिंग पॉइंट आपको मिल रहा है लिक्विड का, ये दूसरे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, ये दूसरे लिक्विड का। अब बोल रहा है जो बॉइलिंग पॉइंट आपको मिल रहा है वो इनसे भी नीचे है। आइडियल का तो ये होना चाहिए था, लेकिन ये एक्चुअली यहाँ से भी नीचे है, मतलब इस पॉइंट पे, इससे दोनों से कम है। इसका मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट नीचे बोला ना, नॉट वेपर प्रेशर, सॉरी वेपर प्रेशर बोला होता था, अच्छा सॉरी, ये कुछ ऐसा रहेगा। इस जगह पे आपको क्या मिलेगा? एज़ोट्रोपिक मिक्सचर मिलेगा, या तो इस जगह पे मिलेगा, तो इस हाईएस्ट वेपर प्रेशर पे मिलेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मिनिमम होगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है इन दोनों से बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है? सॉरी, इन दोनों से वेपर प्रेशर इसका ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से क्या रहेगा? कम रहेगा। तो ऑब्वियस बात है, शोस पॉजिटिव डेविएशन। 56 आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। चलिए, कभी कभी ग्राफिकली आप जा सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग ग्राफ, इसलिए मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं ग्राफ को बहुत ध्यान से सीखा करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो, ठीक है। 57 क्या बोल रहा है? इक्वल मोल्स ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन आर मिक्स्ड, ठीक है। Equal moles of benzene and toluene are mixed. The vapor pressure of benzene and toluene in pure state are 700 600. The mole fraction of benzene in vapor state. Okay, no problem. बहुत आसान क्वेश्चन था मेरे लिए, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो हमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं थी इन चीजों में, ठीक है। 57 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? 57 बोल रहा है इक्वल मोल्स ऑफ बेंजीन,
तो 1 मान लेता हूँ, टॉलविन का भी बेंजीन 1 मान लेता हूँ, तो XB कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और XT कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, प्योर। ओके, नो डॉट। P नॉट B आपका दिया हुआ है 700 और P नॉट T आपका दिया हुआ है 600। P नॉट T आपका कितना दिया हुआ है 600 दिया बेंजीन और टॉलविन। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर स्टेट, तो YB बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, P नॉट B into XB by P। तो मतलब ये होता था P नॉट B into XB by P नॉट B into XP plus P नॉट T into XT। बात तो वही हुआ। तो पार्शियल प्रेशर कितना हुआ इसका 700 into 1/2 प्लस 700 into 1/2 प्लस 600 into 1/2। तो जब आप इनको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर आता है, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.54। ओके, तो जो भी आंसर 57 का कितना है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 58 नंबर आपको क्या बोल रहा है बेटा, 58 नंबर वाला कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलविन इन द वेपर फेज व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉलविन हैविंग अ मोल फ्रैक्शन 0.5। ठीक है, x उसने दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 992, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलविन इन द वेपर फेज। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने किसका पूछा है, टॉलविन का पूछा है मेरे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 में उसने क्या पूछा मेरे से, टॉलविन का पूछा है। YT टॉलविन बराबर कितना होगा, तो ऊपर में मुझे टॉलविन को पूछा है, तो टॉलविन को वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ 37। अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, और 0.5 उसने मोल फ्रैक्शन ऑलरेडी दिया हुआ, तो 37 into 0.5 प्लस 119 into 0.5। P नॉट याद है आपको फॉर्मूला, P है YB बराबर P नॉट B into XB by P टोटल। तो P टोटल हम रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, P नॉट A into XA प्लस P नॉट B into XB, वही फॉर्मूला है। तो जब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आता है 0.237। ठीक है, जो कि आंसर कितना है आपका डी। 59 की बात करते हैं। एन आइडियल सॉल्यूशन वाज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग मिथेनॉल एंड इथेनॉल इफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर, पार्शियल वेपर प्रेशर दिया हुआ है, द कंपोजिशन ऑफ इन वेपर। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर दिया हुआ, कंपोजिशन इन वेपर पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी कंपोजिशन। तो मैं डाल्टन्स लॉ लगा सकता हूं। डाल्टन्स लॉ क्या होता है, P/PT, यही तो होता है डाल्टन्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 59 देखो, गैसेस स्टेट का भी आ गया यहाँ पे कॉन्सेप्ट, P/PT। किसी का भी मोल फ्रैक्शन देखो, पार्शियल प्रेशर बराबर क्या होता था, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मुझे कंपोजिशन पूछा मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो पार्शियल प्रेशर को टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दूंगा, और पार्शियल प्रेशर उसने दिया हुआ दोनों का, तो उसने कितना मिथेनॉल का मुझे पूछा, किसका उसने, किसी का भी निकाल दो। तो मिथेनॉल का दिया हुआ 2.619, और टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो 2.619 प्लस 4.556, तो इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है 0.365। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं अगर हम। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला, टू लिक्विड्स हैव अ वेपर प्रेशर P01 and P02 in the pure state in the ratio 2:1 are mixed in the molar ratio 1:2, the ratio of their moles in the vapor state। again बहुत ही आसान क्वेश्चन था। YB बराबर YA को मैं क्या लिख सकता हूँ, P0B into XA by P0A into XA, यही तो दिया हुआ है। तो उसी का उसने क्या पूछा है, P0 1:1:2 का रेशियो दिया, तो 1:2 का रेशियो दिया, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। चलो इसको मैं ऐसा नहीं लिख के ऐसा लिखता हूँ, y1 by y2 के रेशियो में लेता हूँ, तो P01 into x1 by P02 into x2। ठीक है, अब P0 into P01 का रेशियो उसने कितना दिया हुआ है, 2:1, 2/1 दिया हुआ है। क्या x1 और x2 को n1 by n2 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि n टोटल तो n टोटल कैंसिल हो जाएगा, तो 2/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 1:1 का रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1:1 का रेशियो। जो ऑप्शन आपको सही ये 60 का 1 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो 60 का 1 ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। इन एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी इन वेसल ए इन 2:5 रेशियो। ठीक है, इसको मैं एक बार रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है, इन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी। आप क्या बोल रहा है, 61 नंबर थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था, बहुत सारे बच्चों मुझे लगे होंगे फंसे होंगे। कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी डाला उसने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी डाला। ठीक है, सॉल्वेंट ए में
सॉल्वेंट ए में उसने क्या डाला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी डाला, ठीक है। इन 2:5 मोलर रेशियो हैज वेपर प्रेशर 250, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके द्वारा होगा, P नॉट A इंटू एक्स से, ठीक है। इसी के द्वारा वेपर प्रेशर की सॉल्यूट का तो कोई रोल नहीं है, तो ये 250 दिया हुआ है। अगर ये मुझे तो सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर पता ही नहीं है, ठीक है। फिर बाद में क्या बोला, अगर यही रेशियो 3:4 करें तो वेपर प्रेशर क्या रहेगा, तो देखो मोलर रेशियो चाहे कोई भी हो, चाहे 1:2 हो, 2:5 हो, 3:4 हो, 4:3 है, P नॉट तो कभी भी चेंज नहीं हो क्योंकि टेंपरेचर सेम रखा है। तो P नॉट A इनटू इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 5/7, क्योंकि ये 2 है और ये 5 है, इसके 2 मोल और इसके 5 मोल है, तो ये क्या हो जाएगा 5/7। तो P नॉट A बराबर आपका कितना हो जाएगा 250 इंटू 7/5, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली P नॉट जो A आता है आपका, P नॉट A आएगा आपका, आ जाएगा 350 के बराबर आ जाएगा, 350 के बराबर आ जाएगा, हाँ 350 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 25 आते हैं, 25 चिकन 150, 1750/5, हाँ 350 के बराबर। अब क्या बोला, वेपर प्रेशर पूछा है, जब मेरा रेशियो कितना होना चाहिए 3:4, मतलब 4/7 का रेशियो, 4/7, तो ये कितना हो जाता है 1400/7, तो दैट्स नथिंग बट 200। तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने इक्वेशन नहीं किया होगा जहाँ तक मुझे पता है, बट ठीक है आपको समझ में आ गया क्या करना। तो 200 इसका 61 का वन आंसर होगा, ठीक है। 62 में क्या बोल रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 2 ग्राम सॉल्यूट, ठीक है, जिसका ग्राम एटॉमिक मास दिया, याद रखना ग्राम एटॉमिक मास, एक एटम का मास उसने दिया, आई बात समझ में, उसे मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया, इसलिए तो बाद में उसने मॉलिक्यूलर फार्मूला दिखा। तो मैं क्या करूंगा, जब इस फार्मूला में क्या वेपर प्रेशर दिया हुआ है, प्योर का भी दिया हुआ है, और हाँ तो P नॉट माइनस P/P, NB/NS से मैं क्या करूंगा, वहां से मॉलिक्यूलर वेट निकालूंगा मतलब, और उसको 32 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या देगा, फार्मूला दे देगा। तो 62 में क्या बोल रहा है कि 2 ग्राम डालने पर इतना चेंज इन रिलेटिव वेपर प्रेशर हुआ, तो 854 माइनस P नॉट माइनस P/P इज इक्वल टू क्या होगा NB/NA। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 854 माइनस 848.9 डिवाइडेड बाय 848.9 इज इक्वल टू 2/m। मॉलिक्यूलर वेट मुझे पता नहीं है, एटॉमिक वेट उसने दिया हुआ, याद रखना, ठीक है। 2/m इनटू ऊपर में कितना हो जाएगा कार्बन सल्फाइड, तो ये कितना हो जाएगा, कार्बन सल्फाइड का जो वेट होता है 76 होता है, 76/100, 76/100। तो यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू निकालूं, m की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 76 इंटू 848.9 डिवाइडेड बाय, ये अप्रोक्सीमेटली आता है 5.1 इंटू 100, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाता है, ये आ जाएगा 30, ये आ जाता है आपका 7.9 मतलब 8 अप्रोक्सीमेटली आएगा, 8 आ जाएगा बराबर। तो अगर मैं इसकी बात करूं, एक मिनट देखना, 62 का आंसर होगा, का आंसर 3 आना चाहिए फिर तो यार, ये अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी ये 253.3 आएगा, 253.3, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 253.3 को आप जब 32 से डिवाइड करो तो अप्रोक्सीमेटली 7.9 आता है, तो दैट्स नथिंग बट इक्वल टू 8। तो एक्सेट आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होगा, कुछ नहीं था। यहाँ से पहले मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मुझे ये पता चलेगा भाई उस टोटल मॉलिक्यूल्स का वेट कितना होगा, और उसमें से मैंने एक एटॉमिक वेट को डिवाइड कर दिया, तो इससे आपको पता चलेगा उससे नंबर ऑफ एटम्स कितने जुड़े हुए, तो उससे आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला, प्रेशर कुकर रिड्यूसेस द कुकिंग टाइम फॉर द फूड बिकॉज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कुकिंग टाइम इज इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट क्या कर देता है, आप जब उसका प्रेशर घट गया बंद करने के बाद, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 3-4 बातें थे।
देखो तीन चार बातें क्या होती है, एक तो हीट भी क्या होता है पूरे इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर हो सकता है कि वॉल्यूम पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से वॉल्यूम पॉइंट इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि फूड क्रश हो जाता है बहुत जल्दी, इस वजह से कुकिंग टाइम क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। 63 का आंसर ऑप्शन 3 होगा। इफ यू हैव डाउट देन यू कैन पर्सनली आस्क मी, हालांकि क्वेश्चन में कोई दम नहीं था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट वुड बी द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.95 ग्राम ऑफ सुक्रोज। बहुत ही आसान क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। 64 नंबर पाई इक्वल टू सीआरटी, ठीक है, पाई इक्वल टू सीआरटी, उसने ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा था। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर 1.95 ग्राम सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है 342 into 0.08 into टेम्परेचर उसने कितना दिया हुआ है 290 into 1000 by 150, क्योंकि ये n है n by v, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो 64 का आंसर आता है आपका 0.93 atm, 0.93 atm। क्वेश्चन नंबर 65, 0.93 atm आ गया आपका आंसर। दैट्स नथिंग बट ऑप्शन बी। 65 क्या बोल रहा है, the vapor pressure of a dilute aqueous solution of glucose is 750 mm Hg at 373, the vapor pressure more fraction solute। कुछ नहीं, मतलब क्या था, अगेन 760 minus 750 upon 760 is equal to xb, यही उसने पूछा था। तो 10 by 760 is equal to कितना होगा, xb होगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 0.1013 आंसर आएगा, राइट, हाँ 0.013, ऑप्शन ए आंसर करेक्ट है। 66 नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग, दो बातें होती है, ठीक है। पहला ऑप्शन हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर, बिल्कुल सही है। देखो क्या होता है ऑस्मोसिस में, क्या होता है, अगर यहाँ पे एसपीएम है और यहाँ पे सॉल्यूशन और यहाँ पे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है मतलब यहाँ का कंसंट्रेशन लो है और यहाँ का कंसंट्रेशन हाई है। यहाँ का वेपर प्रेशर, अगर यहाँ कंसंट्रेशन की बात करूं, कंसंट्रेशन का टर्म आप कैसे डिफाइन करोगे, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, मतलब क्योंकि नेट मूवमेंट किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। यही तो ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात नहीं कर रहा मैं, ऑस्मोसिस का मतलब क्या, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, या बोल सकते हो हाई वेपर प्रेशर, हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ जाएगा। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो मेरा क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, क्या ऑप्शन बी गलत है, लोअर वेपर प्रेशर टू हायर वेपर प्रेशर, हाई कंसिडर 2 और 3 तो ऐसे गलत हो गया। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर, नहीं गलत है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक, क्यों, सॉल्वेंट में कंसंट्रेशन लो है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी लो होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए। देखो कहीं पे भी मूवमेंट हम, जैसे करंट आपने पढ़ा होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करता है, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए हाई से लो होना चाहिए, उसी तरीके से ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस भी तभी होगा जब हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अगर ऐसा होता कि दोनों तरफ सॉल्यूशन ही दे देता, ऐसा मैं मान लेता हूं, लेकिन किसी का कंसंट्रेशन कम है मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वहां से जिसका मतलब हाई कंसंट्रेशन वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा, हाई कंसंट्रेशन वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा और लो कंसंट्रेशन वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, हाँ बोल सकते हैं यार, लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर तरफ मूवमेंट करता है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, डी, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर से लोअर ऑस्मोटिक नहीं जाता, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर से हायर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जाता है, क्योंकि लो कंसंट्रेशन मतलब लो ऑस्मोटिक प्रेशर, तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जाता है, ठीक है। बाकी आप बॉटनी में भी आप पढ़े हुए ये सब चीजें, ठीक है। इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इक्विमोलर ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम सॉल्वेंट है। इक्विमोलर कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है मतलब I की वैल्यू तो क्या होगी 110% 1 होगी। अगर सेम सॉल्वेंट है तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा भैया, सेम, क्योंकि इक्विमोलर मतलब बोल दिया तो मोलिलिटी सेम है, Kf सेम है, I 1 रहेगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। तो 67 का आंसर ऑब्वियसली 1 होगा, ठीक है। 68 नंबर क्या वाला, इन द फेनोमेनन ऑफ ऑस्मोसिस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन solvent molecule passes from solution to solvent, नहीं solvent molecule pass from solvent to solution, 68 का आंसर 2 करेक्ट है, ठीक है। 69 the osmotic pressure of 0.1 sodium chloride, तो 0.1, 69 नंबर तो बहुत आसान दिया हुआ है। ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर क्या होगा, ICRT, I का वैल्यू 2 हो जाएगा क्योंकि NaCl है। ये बार-बार कोई बच्चा गलत क्या होगा, कीड़े पड़ेंगे तुमको, 0.1 0.08 इनटू टेंपरेचर कितना होगा 300, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर 4.92 atm,
ठीक है, हालांकि 0.08 करो तो 4.8 समथिंग का आंसर आता है, बट ठीक है अप्रोक्सीमेटली 4.9 के बराबर कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, a solution having 8.6 gram per liter solution is isotonic with a 5% W/V solution of unknown solid, the molar mass of the solid। आसान है। 70 नंबर क्या है, आइसोटोनिक मतलब है कि C1 बराबर क्या होगा, C2 हो जाएगा। ठीक है, हो ठीक है। अब क्या बोला, 8.6 ग्राम ऑफ यूरिया, 8.6/60 मोल पर लीटर, क्योंकि ग्राम पर लीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल पर लीटर में, और ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यहां तक बात खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे मोलरिटी हम कितने में निकालते हैं, 1000 ml में निकालते हैं, और यहाँ पे जो उसने वेट दिया हुआ है 100 ml में 5 दिया हुआ, तो 1 में कितना होगा, 5/100, तो 1000 में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 1000, मतलब दैट्स नथिंग बट 50। यहाँ पे इसलिए बच्चा जिसने किया होगा उसका आंसर पक्का गलत होगा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे 60 × 50/8.6, तो यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर मिलेगा 3348.9। देखो जिसने 5/m करके किया होगा उसका 34.89 आंसर आया होगा, और पक्का वो सेकंड फोर्थ ऑप्शन टिक मारेगा, वो गलत है। आपको ये चेक करना पड़ेगा ना, W/V का मतलब क्या होता है भैया, x ग्राम प्रेजेंट है 100 ml में, लेकिन हम मोलरिटी 100 ml में नहीं निकालते, मोलरिटी हम निकालते 1000 ml में। तो 1000 ml में चेक करना पड़ेगा आपको कि कितना पर जाओ, 100 में 5 है, 100 में 5 है तो 1000 में 50 प्रेजेंट होगा। सेम यूनिटरी मेथड से किया मैंने, समझ में आया? तो ये चीजें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, 71, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ये तो आपको पता होगा, बॉटनी में पढ़ोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे करेक्ट मेथड होता है किसी भी प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, इन अ 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, ठीक है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज 0.3, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को I बराबर क्या होगा, 1 + n-1 * अल्फा, तो 1 + HX से मतलब तो दो ही पार्टिकल होंगे मैक्सिमम, 2 - 1 अल्फा, मतलब 1 + अल्फा = 1.3। तो डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, I * KF * m, तो ये क्या हो जाएगा 1.3 1.3 1.86 1.86 इनटू, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन मतलब 1.86 KF रहेगा, 0.2 मोलरिटी सेम होती है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे you will get delta TF 0.4836, तो TF बराबर हो जाएगा -0.4836, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा था इसलिए आंसर माइनस में रहेगा। ठीक है, बट जनरली देखो इसमें देखो गलती क्या कराएगा, उसने ऑप्शन 1 भी दिया है, हम जल्दी ये यहाँ तक सॉल्व करेंगे और डायरेक्ट हम टिक मारेंगे 1, तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत आपको क्या रखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। उसने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो ये सब देखिएगा। ठीक है, हड़बड़ी में बहुत गड़बड़ी मत कर दीजिएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NaCl at 735 is 99, द मास ऑफ NaCl 100 ग्राम में कितना डालूं ताकि बॉइलिंग पॉइंट मेरा 100 डिग्री, तो कुछ नहीं, बहुत ही आसान था ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन। तो ठीक है, डेल्टा टीवी को उसने कितना दिया हुआ, देखो आप 99 पॉइंट्स माइनस करो, ये 100 में डेल्टा टीवी हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो 100 - 99 पॉइंट उसने इनिशियल का दिया हुआ 99.07, तो दैट्स नथिंग बट 0.93 मेरा डेल्टा टीवी हो गया। अब कितना डालू 100 ग्राम में, ठीक है, तो कुछ नहीं, इज इक्वल टू कितना, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, NaCl है, और W मुझे पता नहीं है, 58.5 किसका और वेट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, इनटू 1000/100, 1000/100 मतलब मोलरिटी का फॉर्मूला तो हमने किया हुआ है। तो यहाँ से जब आप W निकालोगे तो यहाँ से आपको W मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 5.34 ग्राम, 5.34 ग्राम। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको पुट करना है। देखो I की वैल्यू सब चीजें बहुत रखती है, पहले आप ये सोचिए कि इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये सब चीजें आप हम देख के बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 72 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 था ये। क्वेश्चन नंबर 73, देखो ये इस पॉइंट में कंफ्यूजन है ना, तो ऐसा समझो भैया वॉल्यूम पॉइंट कितना हो सकता है मेरा हाईएस्ट किसी एक्वस सॉल्यूशन में, देखो क्या वॉल्यूम पॉइंट ऑफ वाटर हो सकता है मेरा 735 टॉर पे, और 735 टॉर पे 99 दिया हुआ, और नॉर्मल वॉल्यूम पॉइंट होता है मेरा कितना 100, तो डेल्टा टीवी हमेशा आप 100 से ही सब्ट्रैक्ट करोगे।
ठीक है, कभी भी डेल्टा टी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए 100 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया टू मेक इट पॉजिटिव, ठीक है। वो पहला स्टेटमेंट उसने कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, तो ज्यादा टेंशन लेने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो वन टॉप फैक्टर 1 दिया हुआ, मतलब इट्स नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन, तो 74 का ऑप्शन 4। 75 की बात करो, 75 में क्या बोल रहा है, 75 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्विमोलर सॉल्यूशन हैव हाईएस्ट वेपर प्रेशर। देखो, इक्विमोलर सॉल्यूशन में सबका कंसंट्रेशन सेम है, तो कंसंट्रेशन का तो रोल खत्म हो गया। अब चीजें जो डिपेंड करेंगे वो आई पे डिपेंड करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि क्वेश्चन नंबर अगर मैं 74 ना 75 की बात करो कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और जिसका आई ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा, ठीक है। इसने क्या पूछा, हाईएस्ट वेपर प्रेशर उसका होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम उसका होगा जिसका डेल्टा टी भी सबसे कम होगा, तो जिसके आई की वैल्यू सबसे कम होगी, बराबर। तो इसका मतलब आई की सबसे हाईएस्ट वैल्यू, आई की वैल्यू किसमें मिल रही है, 4 में आई की वैल्यू कितनी आ रही है, 5, और ऑप्शन 1 में आई की वैल्यू कितनी है, 1। तो इसका डेल्टा टी भी सबसे कम होगा, लोवेस्ट होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लोवेस्ट होगा, लेकिन इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो 75 का ऑप्शन 1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, व्हेन NaCl एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, 70 को NaCl कभी भी आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज में डालोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट लोवर्ड होता है, तो याद रखना क्यों, NaCl क्या हो जाता है उस केस में, फ्रीजिंग पॉइंट लो कर देगा, क्योंकि NaCl एक एंटी डिप्रेशन मटेरियल होता है, ठीक है। तो वो उस वजह से क्या कर देगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर देगा, घटा देगा। आई बात समझ में, क्यों, डेल्टा टीएफ इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो डेल्टा टीएफ बढ़ने आई, क्योंकि देखो NaCl जब ग्लूकोज एक्वस में डाला, ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन समझ में नहीं आता, ऐसा समझो। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है आपका 76, भैया आपके पास कोई एक्वस वाटर प्लस ग्लूकोज था, ठीक है, वाटर प्लस ग्लूकोज था, जब आपने क्या किया, NaCl उसमें डाला, तो NaCl डालने पर I की वैल्यू कितनी हुई, 2। I की वैल्यू बढ़ने पर मतलब डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F हमेशा, क्योंकि मैंने बताया डेल्टा TF इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, डेल्टा TF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। इसलिए मैं बोलता डेल्टा TF बढ़ने से TF घटता है, क्योंकि याद करो हम 0 से सब्ट्रैक्ट करते थे उसके, इसलिए हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा माइनस में आता था। बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या करते थे, ऐड करते थे, 100 प्लस वो ऐड हो जाता था, इसलिए डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TB हो जाता था, याद है। तो इसलिए क्या हुआ, जिसका अब क्योंकि I की वैल्यू बढ़ रही है तो डेल्टा TF बढ़ रहा है, डेल्टा TF बढ़ रहा है तो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसलिए ऑप्शन मेरा 76 का क्या होगा, 1 होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। अब अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन Na2SO4, तो कुछ नहीं 1 + 2 अल्फा, हमने पहले भी किया हुआ क्वेश्चन में, क्लासरूम में क्वेश्चन है। 77 में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हां 77 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 78 के बाद कहता है करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 KNO3 P1 एंड C। तो देखो आपको देखने से पता चला KNO3 क्या एक इलेक्ट्रोलाइट है, और ये CSC क्या KNO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और दूसरा वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मतलब उसका अल्फा 1 होगा, 100% डिसोसिएट होगा, इसका मतलब P1 शुड बी ग्रेटर देन P2, ऑप्शन 78 का 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 अगेन क्या बोला, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर at 273 केल्विन व्हेन 10 ग्राम ग्लूकोज डाल रहा है तो P1 मिल रहा है, 10 ग्राम यूरिया डाल रहा है तो P2 मिल रहा है, 10 ग्राम सुक्रोज डाल रहा है तो P3 मिल रहा है। वॉल्यूम वगैरह सेम दिया हुआ है, इसका मतलब वॉल्यूम वगैरह सेम दिया है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, वॉल्यूम टेंपरेचर सब सेम है, इसका मतलब P1 जो होगा वो कम मिल रहा है मुझे 10 बाय P1 कम मिल रहा है 10/60 यूरिया के लिए, P2 मुझे कम मिल रहा है 10 सॉरी P1 मुझे कम मिल रहा है, P1 मुझे मिल रहा है ग्लूकोज से, ओके सॉरी 180, 10/60 यूरिया के लिए, और P3 कितना हो जाएगा 10/342। तो आप ऐसे समझो जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा है उसका मोल सबसे कम होगा, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर सबसे कम है तो इसका मोल सबसे ज्यादा, तो P2 सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद P1 होगा, उसके बाद P2 होगा। आपको समझ में आ रहा है, जितना ज्यादा डिनोमिनेटर होगा फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, और फ्रैक्शन की वैल्यू जितनी कम है इसका मतलब मोल्स उसका सबसे कम होगा, मोल्स कम होने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। तो सिंपल सा फंडा P2 P1 P2 सॉरी P2 P1 P3, इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, व्हिच इज द व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ
C2H5OH इन वाटर सॉल्यूशन। देखो बहुत सारे बच्चे आप कैलकुलेट कर सकते हो। आर देखो, आर की वैल्यू पता ही है, टेम्परेचर उसने दिया हुआ ही है, और आप वॉल्यूम दिया हुआ है, कैलकुलेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट जरूरत क्या है, कैलकुलेट करेंगे, मैं टाइम वेस्ट करूंगा, मैं डायरेक्ट, क्योंकि देखो पाई वी बराबर क्या होगा nRT, ठीक है। पाई वी को क्या लिख सकता है nRT बाई वी, ये तीनों के लिए कॉमन है, मतलब पाई जो होगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स पे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा। तो आप चेक कर लो, जिसके नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा होगा उसका ऑटोमेटिक आंसर सबसे ज्यादा होगा, खत्म। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब ऐसा भी बोल सकते हो पाई वेट भी सेम है, वेट भी सेम है मतलब पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, क्योंकि जब वेट भी सेम है तो पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दैट से जो वेट, तो वेट वॉल्यूम टेंपरेचर तीनों सेम है, तो इसमें मतलब पाई डिपेंड किस पे करेगा, डायरेक्टली मोलर मास पे डिपेंड करेगा। तो आप ऐसे भी काम चलाओ आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। What is the molality of C2H5OH in water solution which will freeze at -10 degrees Celsius? मोलैलिटी पूछा है, C2H5OH है, ठीक है। तो डेल्टा TF बराबर क्या होगा, KF इंटू M। तो डेल्टा TF बराबर ये 10 हो जाएगा, ये 1.86 इंटू M, 1.86 इंटू M। यहाँ से मोलैलिटी कितनी आ जाएगी 5.3। तो आगे नहीं तो आंसर आसान था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर था ये 80, क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, which of the following pair of solution can we expect to be isotonic at the same temperature? देखो आइसोटोनिक मतलब ये हो जाएगा कि भैया I1C1 इक्वल टू I2 C2। तो क्या पहला ऑप्शन में दिख रहा है I1 तो 2 है और C1 है 0.2, मतलब 0.2 वैल्यू हुआ टोटल, ठीक है। कहने का मतलब क्या है समझो, अगर आपको नहीं समझ तो ये मुझे नहीं लगता कि ये सब आपको बोर्ड में क्वेश्चन करने लायक, मतलब थ्योरेटिकली क्वेश्चन है। तो आइसोटोनिक का मतलब ये हुआ, आइसोटोनिक का मतलब ये हुआ कि I1C1 बराबर क्या होना चाहिए I2C2। I और C का प्रोडक्ट दोनों का अगर सेम है तो इसका मतलब वो आइसोटोनिक है। तो पहले में देखो NaCl 0.1 और NaCl का I की वैल्यू कितना है 0.2, तो दूसरे में कितना 0.1, Na2SO4 I की वैल्यू 3, तो 0.3, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया, 0.2 और 0.3 दिया, ठीक है। सेकंड में क्या दिया 0.1 और I की यूरिया के लिए I की वैल्यू 1 होती है तो 0.1 ही हुआ इधर, लेकिन I की वैल्यू 2 होगी तो 0.2, तो ये ऑब्वियसली गलत है। तीसरा ऑप्शन भी देखो यूरिया और MgCl2, तो देखने से समझ में आ रहा है कि ऑब्वियसली गलत होगा। फोर्थ ऑप्शन इज आपका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि CaNO3 ट्वाइस इसके लिए भी I की वैल्यू 3 होगी और Na2SO4 के लिए भी I की वैल्यू 3 होगी, कंसंट्रेशन ऑब्वियस बात है सेम दिया हुआ है, I1 बराबर I2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये आइसोटोनिक होगा, ठीक है। Which of the following aqueous solution has the maximum freezing point? देख याद रखना, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा, डेल्टा TF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू TF एंड व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। जिसकी I की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। तो जिसमें I की वैल्यू सबसे कम होगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। I की सबसे कम वैल्यू किसकी दिख रही है, ऑब्वियस सी बात है, तो देखने से पता चलता है कंसंट्रेशन भी सबसे ज्यादा। देखो ऑप्शन अब 2 और 3 में ही देखो, 2 और 3 में देखो C2H5OH और इसमें MgI2 का I की वैल्यू 3 होगी, C2H5 का I की वैल्यू 1 होगी, तो ऑब्वियस से बात है फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम सेकंड वाले का होगा, ठीक है। 83 की बात करते हैं, 0.1 एक्वा सॉल्यूशन ऑफ K4 एफिशिएंसी हैव सेम फ्रीजिंग पॉइंट एज इतना, मतलब जिसका फ्रीजिंग जिसके I की वैल्यू सेम है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, सेम ही कंसंट्रेशन भी सेम दिया हुआ है। तो K4 FeCN6 में क्वेश्चन नंबर 83, K4 FeCN6 की जिसकी I की वैल्यू बराबर हो जाएगी वो आपका हो जाएगा, K4 कैसे टूटेगा 4K प्लस FeCN6 4 माइनस, ये इस तरीके से डिसोसिएट होगा, मतलब I की वैल्यू टोटल कितनी आ रही है 5 आ रही है। अब 5 किस में हो सकता है, फर्स्ट में होने से 3 और 1 4, सेकंड में हो सकता है भैया, क्यों Al2SO4 थ्राइस, तो ये किस में टूटेगा ट्वाइस ऑफ Al प्लस 3 प्लस थ्राइस ऑफ SO4 2 माइनस 4, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 83 का अपना आंसर हो गया। 84, assuming salt to be 90% dissociated, which of the following will have the highest isometric
अच्छा 90% डिसोसिएट हो रहा है, जिसका ऑब्वियस से बात है उससे कोई मतलब नहीं है, सिंपल सा फंडा ये है जिसकी कंसंट्रेशन सबका सेम दिया, जिसका आई का वैल्यू अगेन मतलब जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा डिसोसिएटिंग उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सबसे ज्यादा होगा। तो 84 का आपको देखने से समझ में आ रहा है Al2SO4 में 5 है, बाकी सब में दूसरे वाले में 3 है, तीसरे वाले में 3 है, चौथे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 होगा, 84 का 1 आंसर होगा। When CuSO4 is added to the solution of ammonia, freezing point is raised हो जाएगा, ठीक है। 85 का सेकंड आंसर होगा, क्योंकि CuSO4 कभी भी जब कंबाइन होता है इसके साथ अमोनिया के साथ, तो एक क्या करता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल घट गए, इसका मतलब आई की वैल्यू घट गई, आई की वैल्यू घट गई तो डेल्टा टीएफ भी घट गया, तो डेल्टा टीएफ घटने से फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि डेल्टा टीएफ और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, इनवर्स। तो डेल्टा टीएफ आई की वैल्यू घटी, आई की वैल्यू घटी तो डेल्टा टीएफ घटा, तो डेल्टा टीएफ घटा तो ये इनवर्स है, तो टीएफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। An aqueous solution freezes at -0.36 kf kb for water, इतना दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ वॉल्यूम पॉइंट इज इतना दिया है, ठीक है। कुछ बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, कोई घबराने की बात नहीं। डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा, kb into m, ठीक है। तो मोलैलिटी बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा टीवी बाय सॉरी डेल्टा टीवी तो आपको निकालना ही होगा ना, तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा, kf into m, ठीक है। मोलैलिटी सेम है, तो मोलैलिटी सेम है तो डेल्टा टीवी बाय केवी कर सकता हूं मैं इसको, और डेल्टा टीवी मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी मेरे पास दिया हुआ 0.36, ओके, 0.36 डिवाइडेड बाय 1.8, तो दैट्स नथिंग बट 0.2, ठीक है। तो डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा, केवी इनटू एम, केवी बराबर कितना हो जाएगा मेरे यहाँ पे, यू कैन से 0.52 इनटू 0.2, तो दैट इज 0.104। तो टीवी बराबर क्या होता है, टीवी बराबर होता है माइनस टी नॉट बी। देखो यही फर्क होता है ना, क्यों डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि यहाँ पे टी नॉट एफ माइनस टी एफ करते हैं, तो जब ये होता है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है हमें इसमें, बट फ्रीजिंग पॉइंट में क्या करना पड़ता है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट में क्या करना है, हर चीज ऐड होती है, तो दैट इज व्हाई डेल्टा टीवी बढ़ेगा तो टीवी भी बढ़ेगा, इसलिए बोलते हैं। तो टीवी बराबर कितना हो जाएगा, 100.104, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। Osmotic pressure of decimolar solution of urea at 27 डिग्री सेल्सियस, एट डेसीमोलर मतलब पाई बराबर क्या होगा, CRT, I की वैल्यू 1 होगी, C डेसीमोलर मतलब 0.1, 0.082 into 300, तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से आंसर हो जाएगा 2.49, 87 का, ठीक है, 87 का 1 हो जाएगा। 88 के बाद कर अरेंज द फॉलोइंग aqueous solution in the order of increasing boiling point, ठीक है। अगेन ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, तो ठीक है। अगेन बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आई और कंसंट्रेशन का, ठीक है। तो पहला क्या बोला, आई की वैल्यू कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करिए, तो आई और सी का, जिसमें आई और मोलैलिटी, आई इनटू मोलैलिटी जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। तो पहला ऑप्शन 10⁻⁴ NaCl, इसकी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हम देखें यूरिया, 10⁻³ यूरिया, तो ऑब्वियस बात इसका आई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 10⁻³ हो ही होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन अगर मैं देखूं, थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है 10⁻³ MgCl2, तो मतलब ये क्या होगा 2 × 10⁻³, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपको कितना बोल रहा है, फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है 10⁻³ MgCl2 3 × 10⁻³ होगा, ठीक है। 10⁻³ NaCl, तो ये कितना होगा 2 × 10⁻³। ऑब्वियस सा बात है, सबसे ज्यादा 3 का होगा, उसके बाद 4 का होगा, उसके बाद 2 का होगा, और उसके बाद 1 का होगा, ठीक है। 3 4 2 1, 3 4 2 1 का ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो when a saturated solution of KCl is heated it becomes, तो याद रखना कभी भी किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप हीट करते हो, ठीक है, आपने क्या 89 की बात कर रहा हूं, ठीक है, बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कभी किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मैंने क्या किया, हीट किया, तो ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के लिक्विड मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, डिस्टेंस बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, और घट जाएगी। सॉल्युबिलिटी मतलब आप और क्या कर सकते हो, इसमें और ऐड कर सकते हो सॉल्यूट मॉलिक्यूल,
तो याद रखना काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसमें हम और सॉल्यूट उसमें और भी सॉल्यूट ऐड करने की टेंडेंसी उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो टेम्परेचर बढ़ाने से हर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या बन जाता है, अनसैचुरेटेड बन जाता है। ठीक है, आप उसमें और फर्दर ऐड कर सकते हो। नहीं समझ में आता ऐसे समझो। अगर मान लो कोई पानी, कोई कंटेनर लिया है, इसमें मैंने यहाँ तक पानी भर दिया, यहाँ तक सपोज जहाँ तक ये ब्लू लाइन स्टार्ट हो रहा है उसके जहाँ पूरे व्हाइट लाइन में मेरा पानी है, पूरे व्हाइट लाइन में पानी है, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा। अभी मैंने चीनी मिक्स कर दिया। मान लो जिसकी इतनी औकात थी कि भैया मान लो इसमें 100 ml है, इसमें मैंने हाईएस्ट 50 ग्राम तक मैं चीनी इसमें ऐड कर सकता हूँ, हाईएस्ट 50 ग्राम तक, ठंडा है। लेकिन अगर जैसे मैं और गर्म कर दूंगा तो क्या मैं फिर से चीनी ऐड नहीं कर सकता? क्यों? गर्म करने से क्या हो जाएगा, और इसकी सॉल्युबिलिटी अपने उसकी टेंडेंसी इसके डिसॉल्व करने की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है लिक्विड मॉलिक्यूल की। ठीक है, जिस वजह से मैं क्या होता है, ये टेंपरेचर बढ़ाने से सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या बन जाता है, अनसैचुरेटेड बन जाता है, जिस वजह से और सॉल्यूट ऐड कर सकता हूं मैं इसमें। समझ में आए? तो कभी याद रखना किसी भी टेंपरेचर, किसी भी सॉल्यूशन का टेंपरेचर बढ़ाने से सैचुरेटेड हमेशा अनसैचुरेटेड बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 मोलर डिप्रेशन एलिवेशन कांस्टेंट। तो आई थिंक से इधर 1 मोलर डेल्टा केवी मतलब क्या होता है, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या होगा, केवी इनटू एम। तो इसके डेफिनेशन की बात करूं तो डेल्टा केवी बाय एम मतलब 1 मोल्स डिसॉल्व क्या होना चाहिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन विच डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 मोलैलिटी का मतलब ही क्या होता है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। आई होप सो आपको सब तक ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर फिर भी आपको डाउट है देन यू कैन पर्सनली आस्क मी।